हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन। लास्ट में हम 10 फास्ट रिवीजन कर चुके हैं, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट्स को हम पढ़ चुके हैं और ये 11 में है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य कहा जाता है। तो गोवा की कौन सी शैली को योद्धा नृत्य कहा जाता है? तो वो घोड़ा, मतलब जो घोड़े मोदनी है उसको योद्धा नृत्य शैली कहा जाता है। और ये कहाँ की है? गोवा की। तो गोवा की अन्य प्रमुख नृत्य शैली भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। गोम्फ, खोलठगनी, जागोर, सिगमो, देखनी, टोन्यामेल, फुगड़ी और मुसोल, ये भी गोवा की नृत्य शैली हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की लावड़ी और जम्मू कश्मीर की रौफ, ये इनकी नृत्य शैली हैं। नेक्स्ट है किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले, मतलब किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवागली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो वो था कथकली। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और ये नल चित्रम नाटक द्वारा शुरू किया जाता है। ऐसे ही ये जो कथकली है ये आकाश तत्व का प्रतीक होता है, और इसमें कथा कौन कौन सी? कहानी, कली और नाटक, इसकी कथाएं हैं। और ये जो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य था, ये एक तरीके से ख़त्म हो चुका था, और इस नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया था? तो बी मेनन और मुकुंद राजा ने इसे पुनर्जीवित किया था। ऐसे ही नेक्स्ट है किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने मिजोरम, यानी कि जो राजधानी है इसकी इम्फाल, उसमें महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य नृत्य विद्यालय की स्थापना की है? तो किसने करी है? वो गुरु बिपिन सिंह ने करी है, और इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल में खोली है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सृजन विद्यालय जो है, सृजन वो एक उड़ीसी नृत्य के लिए एक विद्यालय खोला गया है, जिसका जो कब शुरू हुआ था? 1993-94 में। और गुरु केलू चरण का संबंध किससे है? सृजन से है, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया था विद्यालय। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य जो है, हमारे जो शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ऐसे ही नेक्स्ट है वाद्य यंत्र, यानी कि जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनमें घटक के कुछ प्रमुख वादक को हम याद रखेंगे, जैसे विक्कू विनायकरम, टी.एच. विनायकरम, जिन्हें घटक का देवता, घटक वाद्य यंत्र का देवता कहा जाता है, और गिरिधर उडुपा और टी.एन. राधाकृष्णम, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध घटक वाद्य यंत्र से है। और पखावज का भवानी शंकर और तोताराम शर्मा। ऐसे ही तबला का विजय घटे और शुभंकर बनर्जी संबंध तबला से रखते हैं। नेक्स्ट है उत्सव, तमिलनाडु के उत्सव कौन कौन से हैं? तो ऐसे ही तमिलनाडु के राज्य के उत्सव हैं वो हैं जल्लीकट्टू, ये एक बुल फेस्टिवल है, और पोंगल उत्सव ये 14-15 जनवरी को शुरू होता है, और इस दौरान ये 4 दिन चलता है। 4 दिन कौन क्या क्या प्रक्रिया होती है इसमें? तो 4 दिन इसमें प्रक्रिया होती है। पहले दिन भोंगी पोंगल होता है, जो इंद्र देवता की जिसमें पूजा होती है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल होता है, मट्टू पोंगल और कानुक पोंगल। तो इसी में सूर्य के लिए है, उसमें सूर्य देवता की पूजा होगी, और मट्टू में बैल की पूजा होगी, और कानुम में कन्या की पूजा करते हैं। ये 4 दिन चलता है, 15 और 16 जनवरी को ये स्टार्ट होता है पोंगल उत्सव। नेक्स्ट है केरल का उत्सव कौन सा है? तो केरल का है मकरविलक्कू, अरुणाचल प्रदेश का अटलताड़ी, और कर्नाटक का है कंबाला भैंसा दौड़ और कावेरी संक्रमण, ये कर्नाटक के उत्सव हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति या महिला, व्यक्ति से संबंध है, कोई महिला भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। तो पहला व्यक्ति कौन है? तो पहली व्यक्ति हैं जो महिला हैं भानु अथैया, जिन्होंने 1983 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। और किसके लिए जीता था? तो ये गांधी फिल्म आई थी, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में इन्होंने ये पुरस्कार जीता। उसके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक गांधी फिल्म के, वो थे रिचर्ड एटनबरो। कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट है जो सत्यजीत रॉय हैं वो पहले पुरुष थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो पहली महिला पूछी जाए, मतलब पहले व्यक्ति तो वो थी भानु अथैया, और पहले पुरुष पूछे जाएं तो वो थे सत्यजीत रॉय। नेक्स्ट है 2023 में अन्य ऑस्कर पुरस्कार किस किसने जीते हैं? तो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में जीता है किसने? द एलिफेंट विस्पर ने जीता है। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, उसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी। और जो RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग है, इसने भी ऑस्कर अवार्ड जीता है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में। नेक्स्ट है फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो फुटबॉल के गोल पोस्ट, ये हमारा फुटबॉल होता है जिसमें हम गोल करते हैं, तो इसके गोल पोस्टों की, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 7.32 मीटर इसकी दूरी होती है। और इसका टाइम कितने, यानी कि 90 समय तक
जो फुटबॉल गेम है वो खेला जाता है। इसमें 2 हाफ होते हैं, 45 मिनट का एक और एक 45 मिनट का। 2 हाफ के बीच में यानी कि इसके बीच में 15 मिनट का गैप मिलता है और इसे एक 45 हाफ को फर्स्ट हाफ बोलते हैं और दूसरे वाले को सेकंड हाफ बोलते हैं। ऐसे ही इसमें अगर ये मैच एक्सटेंड भी हो सकता है, कितने मिनट के लिए एक्सटेंड होता है, यानी कि 30 मिनट के लिए एक्सटेंड होता है। अब बात आती है कि जो फुटबॉल ग्राउंड है उसके मैदान की बात कर लेते हैं, तो उसकी लंबाई 90 से 120 मीटर तक होती है और चौड़ाई इसकी 45 से 91 मीटर तक होती है। और इसकी जो गोल पोस्ट है फुटबॉल का, इसकी हाइट कितनी होती है, तो इसकी हाइट होती है कितनी, 8 फुट। कितनी, 8 फुट इसकी हाइट होती है। नेक्स्ट है गोल लाइन एंड पेनल्टी शॉट के बीच की दूरी, यानी कि जो फुटबॉल ग्राउंड पे जब पेनल्टी लगती, मतलब कोई भी अन्य टीम को हम पेनल्टी शॉट देते हैं तो इसके बीच की दूरी और ग्राउंड के गोल लाइन की दूरी कितनी होती है, तो वो 12 गज की दूरी होती है। कितने, 12 गज की दूरी होती है। नेक्स्ट है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है 5.1 फुट। नेक्स्ट है मैदान का माप क्या है। अगर एकल और युगल यानी कि सिंगल खिलाड़ी भी खेलते हैं बैडमिंटन को और युगल खिलाड़ी भी खूब खेलते हैं, तो जो एकल की ग्राउंड की बात आती है, यानी कि एकल ग्राउंड के मैदान का जो लंबाई और चौड़ाई है वो 13.41 और 5.18 मीटर इसकी चौड़ाई है और इतनी लंबाई है। ऐसी अगर बात फुट में करें, ये तो हमने ऊपर वाला मीटर में पढ़ा, और अगर बात फुट की करें तो 44 फुट लंबाई और 17 फीट चौड़ाई। और ऐसी अगर युगल खिलाड़ी खेलें तो लंबाई तो सेम रहती है इनमें, लेकिन जो चौड़ाई है इसकी तो वो बढ़ जाती है कितनी, 20 हो जाती है। 17 से 20 हो जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 3 फुट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जो बैडमिंटन होता है उसमें मिंटन यानी कॉर्क का वजन कितना होता है, वो 4.7 से लेकर 5.5 ग्राम तक होता है। और नेट से सर्विस शॉट की दूरी कितनी होती है, वो होती है 6.5 फीट। कितनी, 6.5 फीट। अब नेक्स्ट है कुछ बुक हम याद रखेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई बुक द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस ने बुक लिखी है। और द इंडियन पिलग्रम, ये किसकी है, ये सुभाष चंद्र बोस की है। ऐसे ही हमारे जो संविधान रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक हैं, जैसे द बुद्धा एंड हिज धम्म, जो बुद्ध हैं और उनके धम्म हैं उनके बारे में ये बुक लिखी गई है। और एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रा कौन थे, और रिडल इन हिंदुस्तान, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, द अनटचेबल, अपृश्यता, और द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, भारतीय रुपयों की समस्या। ये सारी जितनी बुक हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई हैं, इनके लेखक हैं ये। ऐसी बात करते हैं। नेक्स्ट है किस नागरिक साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों की कौन नामांकित करता है, तो नागरिक के साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के लिए जो नामांकित करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। अब बात आती है राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी सीट होती है, तो उसमें 250 सीट होती हैं। 250 में जिसमें से 238 तो चुनावित होती हैं और जिसमें 12 नामांकित होती हैं, जो राष्ट्रपति जिनको नामांकित करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक 2 वर्ष में 1/2 सदन, मतलब जो राज्यसभा है उसमें हर 2 वर्ष में 1/3 सदन के जो सदस्य हैं वो रिटायर होते हैं। ये याद रखना, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। अब कुछ ट्रिक है, एक ये याद रखना है आपको, सरल। क्या याद रखना है, सरल से हम क्या याद रखेंगे, सा से याद रखेंगे संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। सा से संसद, ला से राज्यसभा और रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो बात आती है संसद क्या है, तो संसद आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट है जैसे जो राज्यसभा है उसके जो आर्टिकल 80 में बताया गया है, तो राज्यसभा हमारी स्थायी होती है और यहीं लोकसभा हमारी एक स्थायी सदन होता है, और राज्यसभा को मुख्य सदन भी कहते हैं। और जो राज्यसभा है वो हमारी कभी भंग नहीं हो सकती, लेकिन जो लोकसभा है वो भंग की जा सकती है। और ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और इसका जो प्रमुख होता है राज्यसभा का वो सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसद
और नामांकित निर्वाचित सदस्य भी, यानी कि मैंने बताए थे राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, जिनमें से 12 नामांकित भी हैं। तो सारे जो नामांकित और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इसमें विधानसभा के यानी कि जो विधायक होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आगे चलते हैं। जो राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन रूप में कार्य करते हैं। और इनका कार्यकाल यानी कि जो चयन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, इनका उपराष्ट्रपति का। अब बात आती है भारत के उपराष्ट्रपति, हम पढ़ लेते हैं। तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे भारत के, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे जाकिर हुसैन थे। तीसरे वीवी गिरी। चौथे गोपाल स्वरूप पाठक और 5वें बीडी जत्ती थे। और वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीश धनखड़ हैं, जो कि हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। यानी कि 1947 के बाद जो भारत आज़ाद हुआ वहाँ तब से अब 14वें राष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। नेक्स्ट है, अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति पद की, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर या कितने माह के भीतर अगले उस उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो वो 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 किस भारतीय राष्ट्रपति के वीटो का इस्तेमाल किया? जो भारतीय डाकघर संशोधन आया विधेयक 1986 में, उसमें किस भारतीय राष्ट्रपति ने वीटो पावर, एक वीटो पावर होती है जो बिल को रिजेक्ट और पुनर्विचार के लिए रोक सकता है, तो उसका इस्तेमाल किया था ज्ञानी जैल सिंह, जो कि हमारे पहले सिख राष्ट्रपति थे। और अनिश्चित काल के लिए निलंबित भी कर दिया गया था इसको। और जो पहले सिख राष्ट्रपति थे 1982 से लेकर 1987 तक उन्होंने ही इसको इसका इस्तेमाल किया था। और जिसके तहत ऑपरेशन 1984 में हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख दंगे हुए थे। यानी कि 1984 में ये 3 बहुत बड़े काम हुए थे, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? यानी कि जो समाहर्ता नामक अधिकारी होता था उसका क्या कार्य था? उसका कार्य है तो कर निर्धारण करना। ऐसे ही कुछ अन्य अधिकारी थे, उन्हें हम याद रखेंगे। जैसे शुल्काध्यक्ष का काम था शाही आय, और लक्षणाध्यक्ष सिक्का, और रज्जुकस भूमि माप, और पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, और युक्ता राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था। तो ये कुछ अधिकारी हैं और उनके पद के नाम हैं, तो याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो 305 BC में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसको किया था? सेल्यूकस निकेटर को। अब बात आती है, जो सेल्यूकस निकेटर था, इसी ने इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर था, इसी को इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और ये सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और बात आती है जल सेनापति इसके कौन कौन से थे? तो निर्याकस इसका जल सेनापति था। नेक्स्ट है, सिकंदर के गुरु कौन कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात। तो यही बात आती है कि बुक्स इनकी कौन कौन सी है? तो अरस्तु की द्वारा लिखी गई बुक है एक पॉलिटिक्स, और ऐसे ही प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक लिखी गई थी, और सुकरात के द्वारा कोई बुक नहीं लिखी गई थी। ये याद रखने हैं, कम से कम आपको अरस्तु के गुरु तो याद ही रखने हैं, वो सिकंदर के गुरु आपको याद ही रखने हैं, कौन थे? अरस्तु। नेक्स्ट है, सिकंदर की सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी इलियड, जिसको किसने लिखा था? होमर ने लिखा था जिसका। और सिकंदर का घोड़ा कौन था? बहुकेफला, जिसकी हमारे भारत में ही मृत्यु हो गई, जिसको इसका घोड़ा बहुकेफला था। और सिकंदर की प्रिय पुस्तक इलियड होमर द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो 7 वर्गों का उल्लेख है। जैसे पहला ब्राह्मण, दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, और पर्यवेक्षक, और पार्षद एंड मूल्यांकन। इतने ये 7 लोग हैं, इनका उल्लेख है किसकी? मेगास्थनीज की पुस्तक में। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो घुड़सवार के सेना के कमान अधिकारी को हम अश्वाध्यक्ष कहते थे, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। ऐसे ही रथाध्यक्ष को रथवाहिनी, और हस्ताध्यक्ष को हाथी का,
और दंडवासिक को पुलिस प्रमुख और पत्याध्यक्ष को जहाज का, अन्नपाल को अनाज खाद्य विभाग का प्रमुख कहा जाता था। ऐसे ही प्रशस्ति को कारागार प्रमुख और व्यवहारिका को मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है यूनानियों द्वारा अमित्रघात शत्रुओं का हत्यारा किस मौर्य शासक को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था बिंदुसार को। 325 बीसी में हाइडेस्पीच झेलम वितस्ता युद्ध यानी सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था पंजाब क्षेत्र में, और सिकंदर को किसने बुलाया था? अंबिक ने सिंध क्षेत्र में जो राजा थे उन्होंने बुलाया था। नेक्स्ट है एंड्रोकोट्स और सैड्रोकोट्स का संबंध किससे है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध है। ऐसे ही चंबल की सहायक नदियाँ, बनास और सिप्रा चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ऐसे ही चंबल पर बांध कौन कौन से बने हैं? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, कोटा बैराज बांध राजस्थान, जवाहर सागर राजस्थान, प्रताप सागर राजस्थान। ये चंबल नदी पर बनाए गए कुछ प्रमुख बांध हैं। नेक्स्ट है भारत की कौन सी झील विवर्तक यानी टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा परिणाम है? तो जो बूलर झील है ना हमारी जम्मू कश्मीर की, वो टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई कितनी है? 16 किलोमीटर है, और इसका स्रोत झेलम नदी से है। किससे है? झेलम नदी से। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अन्य झील भी हम याद रखेंगे, डल, नागिन और मानसवल। ये जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलें हैं। अब बात आती है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहीं पर है। इम्पोर्टेंट है बहुत, आपको याद रखना है। कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर है। नेक्स्ट है बारापानी झील मेघालय में और डमियन झील भी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है क्या है? त्सोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? और एक हिमनद झील भी है, तो ये सिक्किम में स्थित है। ऐसे ही नॉर्थ की इंपॉर्टेंट झीलें हमें याद रखनी है, यानी कि उत्तर की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो हमें याद रखनी है, जैसे सिलोई नागालैंड, पालक मिजोरम, चंदुबी असम और सांगेत्सर अरुणाचल प्रदेश की झील हैं। ये सारी उत्तर की झीलें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है लखोटा झील गुजरात में। लखोटा झील कहाँ है? वो है गुजरात में। ऐसे ही हुंडू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में है? रांची झारखंड में वो स्थित है, झारखंड के रांची में। बात आती है हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बना हुआ है? तो वो संबलपुर महानदी के किनारे बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर और मिट्टी का बांध है ये, और 2021 में रामसर साइट में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है जो वो गोवा राज्य में स्थित है। ऐसे ही जो दुधमा जलप्रपात मुचकुंड नदी पर उड़ीसा में, गोकाक घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अब बात आती है गोवा का क्षेत्रफल कितना है? वो है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है अब बात आती है कपिल धारा जलप्रपात, वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी वो भी मध्य प्रदेश में, और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती छत्तीसगढ़, भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये राजगामी कर, सीमा शुल्क यानी कस्टम, और वस्तु एवं सेवा कर यानी जो वस्तु और सेवाओं पर लगते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या है? तो जीवीए का अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड। 2015 में अपनाया गया था भारत में से, और जीवीए बराबर इसका फॉर्मूला याद रखना है। जीवीए का फॉर्मूला होता है जीवीए बराबर जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। ये जीवीए हमारा पूरा निकल आएगा, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड निकल आएगा। ऐसी बात आती है एनवीए की फुल फॉर्म, तो नेट वैल्यू एडिड, और जीडीपी और जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। जीडीपी की तो फुल फॉर्म हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ भी तो एमपी की है मार्केट प्राइस और एफसी की है फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वो है चेन्नई में। कहाँ है?
चेन्नई में। और रिजर्व बैंक एक्ट कब आया? 1934 में आया था, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक की। और कौन से आयोग के द्वारा आया था? तो ये हिल्टन आयोग 1926 के द्वारा लाया गया था। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? तो 1935 में कोलकाता में था। फिर 1937 में मुंबई बना। फिर लोगो इसका क्या था? बाघ और ताड़ का पेड़ इसका लोगो है। और पहले शेर था, बाघ की जगह पहले शेर था। और उसकी लागत कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। ऐसे ही आरबीआई कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर जो है वो शक्तिकांत हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबर्न स्मिथ 1935-37 में। और पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख 1947 के बाद जो बने। नेक्स्ट है, वर्तमान में आरबीआई की कितनी डिप्टी गवर्नर हैं? वो है 4। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखने हैं। ऐसे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी निर्माण, आरबीआई समिति सदस्य 6 होते हैं इसमें, 3 आरबीआई के और 3 केंद्र शासित सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ से आपको कोरंडम का फॉर्मूला याद रखना है, Al2O3। अब बात आती है, नेक्स्ट है, केंद्रीय निदेशक मंडल में 21 सदस्य हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो गवर्नर होता है केंद्रीय निदेशक मंडल में, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 वित्तीय मंत्रालय होते हैं, 10 नामांकित सदस्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाते हैं, और 4 स्थानीय कार्यालय जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं। नेक्स्ट है, कागजी कर किसे कहा जाता है? तो संपत्ति कर को ही कागजी कर कहा जाता है। और उपहार कर, गिफ्ट टैक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? तो वो होता है 212 डिग्री सेल्सियस। मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया था, C/5 F-32/9। आपको ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु यानी कि जो फ़ारेनहाइट यानी कि भाप कब बनती है डिग्री सेल्सियस पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनती है। तो यहाँ पे C की वैल्यू 100 रख देंगे, तो यहाँ से F की वैल्यू जो निकल के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगी। अब बात आती है, अगर पूछा जाए कि कितने तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री तापमान पर ये दोनों बराबर होते हैं। और आपको यकीन नहीं है तो किसी एक की वैल्यू 40, यहाँ पे -40 डिग्री C की वैल्यू रख के देख लीजिए, निकल आएगा, सेम ही आएगा दोनों का। और ये को एक न्यूमेरिकल है, जो यदि 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, 6 ओम के 4 प्रतिरोधक यानी कि सीरीज में जुड़े हों, तो चारों प्रतिरोधों की हमें वो संयुक्त प्रतिरोधक निकालना होगा। तो क्या फॉर्मूला है उसके लिए? R बराबर R1 R2 R3 डॉट Rn तक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 18 ओम आएगा। और यहीं हम अगर इसकी पैरेलल रेजिस्टेंस यानी समांतर श्रेणी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ये है, ये यहाँ रख के आप निकाल लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है? जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या शिराओं में होता है। तो वो सिनेबार है, HgS इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का अयस्क है, वो है डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, और इसका फॉर्मूला है MgCO3.CaCO3। और एल्यूमिनियम का कोरंडम Al2O3 मैंने अभी आपको बताया। बॉक्साइड का है Al2O3.2H2। ऐसे ही सोडियम को साल्टपीटर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है KNO3। और चिली साल्टपीटर NaNO3। और बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट है, गलगंड यानी कि जिसे हम गोइटर भी कहते हैं, किस ग्रंथि की एक बीमारी है? तो वो थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है, जिसे गोइटर यानी गलगंड कहते हैं। और ये तितली के आकार की होती है। ऐसी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक मास्टर ग्लैंड है, और ये मटर के आकार की होती है। नेक्स्ट है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्त्राव के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से आपका करंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन जिंदल को इंडियन यानी ISA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, RBI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है? तो MR कुमार हैं, वो उन्हें नियुक्त किया गया है। और भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई है? वो जम्मू कश्मीर में हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नॉर्थ इंडिया का पहला
होम्योपैथिक कॉलेज भी जम्मू कश्मीर यानी कठुआ में खुला है, और ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया है, वो भी जम्मू कश्मीर में ही चलाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक नामांकित घोषित किया गया है? तो जो शरत कमल हैं उन्हें 2024 में पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक घोषित किया गया है, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। 19 में फ्लैग वाहक हैं ये, और 2023 में खेल रत्न इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट है, पहली भारतीय ध्वजवाहक कौन बनी थी? तो पुरमा बनर्जी 1920 में पहली ध्वजवाहक रही थी। ऐसे ही भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब हुई? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई, और पहले अध्यक्ष JRD टाटा थे, और वर्तमान अध्यक्ष इसके PT ऊषा यानी कि जो कि पहली महिला हैं वो बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लालम लसावमा को लोकायुक्त किया गया है, लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किशोर मकवाना NCSC के नियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष। ऐसे ही होमवर्क के लिए जो लास्ट क्वेश्चन नवीन सर आपको हम सब लोगों को देते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है, PIB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो हमको और आपको ये गूगल करना है, और जिसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। धन्यवाद, जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।